Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास का कोई भी डाउट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इसको पढ़ रहे थे? अच्छा, तक पढ़ा था। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लिए थे। हाँ, ओके। और फर्स्ट, तुम्हारे पास सेकंड पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन भी हमने देखा था। ओके, गुड। देन थर्ड पीरियड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, वो भी आप लोगों ने कवर कर लिया था। गुड। तो थर्ड पीरियड तक की आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन आई होप सब लोग निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, वो था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसका वेरिएशन हमने देखा था सेकंड एंड थर्ड पीरियड के अंदर। ठीक, तो सेकंड पीरियड के अंदर तुम्हारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या था? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी था नियॉन का, देन आपके पास क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन आपके पास ऑक्सीजन, देन आपके पास था कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, एंड एट द एंड इट वाज लिथियम। ओके, नाउ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा, इस चीज को आप निकालिए। अगर हमको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो इसका वेरिएशन क्या होगा, आप निकालिए। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन सोचिए और आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सॉल्व करिए सब लोग। बताइए क्या ऑर्डर होगा। ये किसका ऑर्डर लिखा है बेटा? सृष्टि, ये किसका ऑर्डर लिखा है?
थर्ड पीरियड के लिए, ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? हर्षा पाटिल, गुड। एक्सप्लेन कैसे किया आपने? एक्सप्लेन करो कि कैसे किया आपने। हर्षा, टेल मी, कैसे आपने सॉल्व किया? बाकी बच्चे, बाकी सब लोग भी निकालो। नोबडी? बेटा वो सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? व्हाट इज आईई? आईई इज योर आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है सबको। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज जब हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर से जब हम दूसरा, क्या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब? अरे भैया, तुम लोग चाहते हो तुम लोग मुझे मार डालोगे। देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बिल्कुल। अरे आपने बताया नहीं, क्या बात कर रहे हो बेटा? जैसे मान लो मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये जो तुम्हारे पास इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर इसके अंदर से अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालें, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें तब जो तुम्हारे पास एनर्जी लगती है इसको हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, IE3। क्या मैंने ये चीज नहीं बताई है? बताया है। तो बेटा याद याद आया तो आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे ना। आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए हैं आप लोगों ने। डेली नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या हुआ है उसको पढ़ करके आइए हमेशा।
5 से 10 मिनट लगते हैं नोट्स को रिवाइज करने में। आप उसको हमेशा रिवाइज करके आइए, बिना रिवाइज करके अगर आएंगे आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में आपने क्या क्या याद किया था, क्या क्या बताया गया है। अगर 3-3 4-4 दिन तक लगातार नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर स्टडी जो है इफेक्टिव नहीं रहेगी। डेली की डेली चीजें अगर रिवाइज करोगे आपको ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यही पूछा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर, क्या सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में आपको आयनाइजेशन एनर्जी का, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर आपको निकालना सिखाया था। ठीक, अभी आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तो क्या करोगे, देखिए, जैसे मैं बात करूं लिथियम, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, तुम्हारे पास बेरिलियम, बोरॉन, देन आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इनके अंदर अगर हमने फर्स्ट आयनाइजेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैंने लिखा था 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था 1s2 2s2। इसका लिखा था 2s2 2p1। और इसका मैंने लिखा था 2s2 2p2। इसका मैंने लिखा था 2s2 2p3। और इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2s2 2p4। इसका था 2p5 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2p6। ठीक, तो मैंने जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने का, तो उस वक्त आपका ऑर्डर क्या आया था, नियोन का सबसे ज्यादा था, देन आपके पास फ्लोरीन, देन आपका ऑर्डर क्या था, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, अगर आपको याद हो। फिर हमारे पास था कार्बन, देन आपके पास था बोरॉन, नहीं सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम, और उसके बाद था आपके पास बोरॉन एंड एट द एंड था लिथियम। अब मैं पूछ रहा हूं इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर क्या होगा, वो निकालना है। थोड़ा सोचिए। कैसे सोल्व करेंगे। सृष्टि गायकवाड़, लिथियम देन नियोन आपने लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा आपने, ओके, फिर आपने फ्लोरीन, बेटा फ्लोरीन कहाँ गया, फ्लोरीन खा गई क्या, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, ऑर्डर तो सही है लेकिन फ्लोरीन तुम बीच में खा गई। 18 सस्ते गलत है। बताइए कैसे किया सबने, आइडिया लग रहा है। टेल मी फास्ट, यू हैव लास्ट 30 सेकेंड्स।
दिमाग लगाओ, पहले मैं सीधा एक्सप्लेन करूं उससे क्या फायदा। दिमाग लगाओ पहले, कोई एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो दो, क्या होना चाहिए। चलिए, तो अब मेरे को कौन बताएगा। गायकवाड़, आपने ऑर्डर दिया है, बताइए आपका ये जो ऑर्डर आया वो कैसे आया, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ओके गुड, करेक्ट ऑर्डर है, एक्सप्लेन करो कैसे। टेल फास्ट। बिल्कुल सही है, अथर्व सस्ते। नहीं बताना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव किया लास्ट सेल। ओ गुड। देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है कि आपके पास यही एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट तुम्हारे पास सेम है। क्या एलिमेंट आपके पास सेम है? कौन से एलिमेंट है? फिर से वही एलिमेंट्स हैं, लिथियम, भैया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? इसका बचेगा 1s2, इसका क्या बचेगा 1s2, 2s1, इसका क्या बचेगा तुम्हारे पास 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2, 2p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2, 2p2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2p4 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2p5। ओके, तो हमारे पास इस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो किधर होनी चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब नियोन का। फिर देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब वो क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, जंप करके आगे आएगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी, देन फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर नाइट्रोजन। अब तुम्हारे पास फिर बोरॉन और कार्बन के अंदर देखो, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अब वो क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन का। तो ये भी जंप करके क्या आगे, क्या करेगा, आगे आएगा। तो बोरॉन, देन कार्बन, उसके बाद फिर बेरिलियम। अब जो लिथियम की बात आती है, तो लिथियम के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, n=1, फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कहां से रिमूव हो रहा है, n=1 से। और बाकी के अंदर क्या हो रहा है, n=2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है, n=2 के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और जबकि लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा जो इनर जो वैलेंस सेल है वो चेंज हो गया। अब n=1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो n=1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है या n=2 से? n=1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है या n=2 से? हाँ, अच्छा, मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनो फिर से। मैंने पूछा फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है या सेकंड सेल से? फर्स्ट सेल से। तो तुम्हारे पास बाकी सब में क्या हो रहा है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है।
बाकी सब में क्या हो रहा है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो लिथियम जंप करके क्या करता है, सबसे आगे आएगा। तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, एल्कली मेटल्स का। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे कम किसका था, एल्कली मेटल्स का। तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे जो लार्जेस्ट जंप देखने को मिलेगा वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, एल्कली मेटल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को निकालते ही कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दो इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव करने पड़ेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन कहां रिमूव कर रहे हैं, एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन अभी निकालने के लिए जा रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन अभी निकालने जा रहे हैं। जब अभी फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ie3 आएगा। तो ये बताओ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए जंप देखने को मिलेगा, तो ये किस चीज का ऑर्डर है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का। किसका ऑर्डर है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का। गॉट इट और नॉट। गुड, अथारो सस्ते, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट लिख लो, लार्जेस्ट जंप, ये लिखवा दिया था क्या मैंने, नहीं लिखवाया था ना, कि लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE1 एंड IE2 इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर जो लार्जेस्ट जंप है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में, इन ए पीरियड, वो किसके अंदर है, इज इन एल्कली मेटल्स, इज इन एल्कली मेटल्स। ऐसे ही अगर मैं तुम्हारे पास एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि लार्जेस्ट जंप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में वो किस में देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज IE3, किसी भी पीरियड में, इन ए पीरियड इज इन alkaline earth metals, is in alkaline earth metals। क्योंकि alkaline earth metals में जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो कहां से निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा अब यहां से, तो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो फिर वहां से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसी भी, हम अगर आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जनरली तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है ना, बीच में कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स भी हैं, जैसे नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, 15th ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी 16th ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारा
13th ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो गया। ठीक, अगर मैं किसी ग्रुप के अंदर बात करूं, इन ए ग्रुप तुम्हारे पास जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज होगी। राइट, ये हमने देखा था क्या, नोट करिए जल्दी से। चलिए इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखो, कंपेयर कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग, इन फॉलोइंग तुम्हारे पास सब्सटेंसेस का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। जैसे कि सबसे पहले मैं दे दूं आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन चारों एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी आपको कंपेयर करना है। देन आपको मैंने चलिए एक और दे दिया आपको, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनका मैंने आपको करने के लिए दे दिया। थर्ड जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जैसे फोर्थ मैंने आपको दे दिया हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। फिफ्थ जैसे मैंने आपको दे दिया किसका, आयरन, Fe+2, Fe+3, इनका आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने सिक्स्थ दे दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2-। जैसे मान लो एक और दे दूं, सेवंथ मैंने आपको दे दिया नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन माइनस, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3-। इनका आयनाइजेशन एनर्जी आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करिए फटाफट। अनुष्का मार खाएगी, मार खाएगी तुम। अभी मैंने आपको सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जब लिखवाया है, उसके बावजूद आप अब ये गलती कर रहे हो कि भैया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा।
सब लोग करो, बिल्कुल से आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अरे बेवकूफ समृद्धि, क्या किया तुमने ये? किसका आयनाइजेशन, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। पूरा कंसेप्ट मिट्टी में गया। अरे भैया मैंने आपको क्या बताया है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और टॉप से बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हाँ गुड श्रेयस, गुड, यस, अथर्व बिल्कुल सही, अनुष्का बाद में सही किया, गुड। बाकी लोग, बाकी लोग, गुड। देखो भैया मैंने आपको क्या बताया, इनका आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तो देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं दोनों क्या हैं आपके सेकंड पीरियड के हैं, ये दोनों अभी क्या कर दिया, ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, और ये दोनों आपके पास क्या हैं, थर्ड पीरियड के। अब सेकंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है थर्ड पीरियड से, ठीक। तो मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सल्फर एंड फोस्फोरस से, ठीक है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा। फिर सिमिलरली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और सल्फर तो उसका, सल्फर के कंपैरिजन में तो NOPS, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड की बात करूं तो देखो तुम्हारे पास जो सेकंड के अंदर दिए हुए हैं वो क्या है, आपके एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब क्या है हो आपके, गए सर। सारे हो गए। तो क्या है, सब एल्कली मेटल्स हैं। तो तुम्हारे पास नीचे की तरफ जाते हैं एक ग्रुप में तो डिक्रीज करता है, तो लिथियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के अंदर ये ऑर्डर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इनमें हीलियम का ज्यादा, देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन। अब यहां पर फिफ्थ के अंदर बात आती है, Fe+2 और Fe+3। कार्तिक टेल मी हाउ, कैसे बड़ा होगा ऑक्सीजन, किसका, किसका 2p3, ऑक्सीजन का 2p3 होता है। मैं यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हूं, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं बोला है तो सेकेंड आयनाइजेशन, आपको उसके लिए बोला नहीं है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी ना, वहां पे उस केस में
तुम्हारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैंने पूछा, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वहां पे पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ही पूछी जा रही है। Fe+2, Fe+3, इनमें किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? इन तीनों को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है इनके लिए। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है किसी भी एलिमेंट के लिए, लिखवाया था क्या? आयनाइजेशन अपना एक पन्ना पलटो और देखो, मैंने लिखवाया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। Sir, the Fe is greater than Fe+2 and Fe2 plus is greater than Fe+3. कैसे बेटा? आपने उल्टा बोल दिया ना। ये बताओ कौन कौन से फैक्टर्स थे? हर्षा बताओ कौन कौन से फैक्टर थे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? उसमें एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था क्या? हाँ हर्षा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें था क्या? बिल्कुल था। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है, राइट? तो Fe+2 और Fe+3 में अब देखो, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे, जेड इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो Fe+3 के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, देन Fe+2, देन Fe। ओके, Fe इज आयरन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-2, इन तीनों का ऑर्डर बताओ। अरे सोच समझ के जवाब दो भैया। Sir, आयनाइजेशन, हाँ 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 oxygen बोलो। -2 is smaller than oxygen -1 and oxygen -1 is smaller than oxygen. गुड। आयनिक रेडियस में हमने लिखा था कि Fe इज ग्रेटर देन Fe+2। अरे मेरे काका, मैं यहां पर आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं? मेरे को ये बताओ। मैं यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, समझे क्या? मैं आयनिक रेडियस की बात नहीं कर रहा हूं। क्या नहीं समझ रहा ये तो बताओ, वही तो पूछ रहा हूं। टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये बताओ मैंने पूछा क्या है, ये बताओ। आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, ये तो समझ में आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। हाँ अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर कौन कौन से थे? अब देखो, सब में सेम एलिमेंट है, आयरन सबके अंदर सेम एलिमेंट है। सब में एलिमेंट कौन सा है आपका?
सेम है आयरन। तो इसमें अब आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालें? तो उसके लिए फैक्टर्स हमने देखे थे कि साइज का फैक्टर से चेक कर लो, चाहे आप जेड इफेक्टिव के फैक्टर से चेक कर लो। देखो अब तुम्ही ने बोला आयनिक रेडियस कि Fe का आयनिक रेडियस बड़ा होगा, मतलब उसका साइज बड़ा है Fe का Fe+2 से। साइज Fe का Fe+2 से बड़ा है, मानता है क्या ये बात? हाँ, Fe+2 का साइज Fe+3 से बड़ा है। हाँ, तो अब ये बता, साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम। तो बस हो गया काम तुम्हारा। Fe का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। सेम टू सेम केस, अगर आप जेड इफेक्टिव से सोचना चाहो तो जेड इफेक्टिव से भी सोच सकते हो कि भैया जेड इफेक्टिव जितना इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो देखो Fe+3 का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, Fe+2 का, देन Fe का। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए निकालिए। सब लोग करिए ऑक्सीजन का। केवल एक बच्ची का आंसर आया है, नहीं दो तीन चार तीन बच्चों का आंसर। अभी भी क्या करना है, सेम केस लगाना है कि भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन -2 में किसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा? अब देखो सेम एलिमेंट है, क्या है, सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से क्या होता है, आपके पास जेड इफेक्टिव कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, बराबर है कि नहीं? बोलो जेड। और तुम्हारे पास ये भी हम बोल सकते हैं कि साइज बढ़ेगा, तो साइज का ऑर्डर से चेक कर लो कि भैया तुम्हारे पास ऑक्सीजन -2 का सबसे बड़ा साइज है यहां पर, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन -2, राइट। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन -3 के लिए निकालूं तो बताइए कैसे निकालेंगे? श्रेयस बिल्कुल सही, गुड। बाकी लोग आंसर दीजिए। गुड, समृद्धि गुड, अनुष्का गुड, सृष्टि गुड, बाकी लोग दुर्वांकर गुड, गुड, यस गुड, गुड, गुड। कार्तिक तुम्हारा आंसर नहीं आया है, तुमने किसी का आंसर नहीं दिया। पार्टिसिपेट करो। तो देखो ध्यान से, अब क्या है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 माइनस में। अब सबसे ज्यादा देखो एलिमेंट तो सब में क्या है, सेम है, एलिमेंट क्या है, सेम है, ओके। अब हम क्या करें, तो भैया ये देखो n प्लस में और n में तुम्हारे पास साइज किसका छोटा है,
N प्लस का, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, या फिर मैं ये बोलूं N प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, राइट, तो उसका नाइट्रोजन से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 माइनस में नाइट्रोजन का। ओके, तो ऐसे अब अगर आपको मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी, तो कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन के, तो क्या आप लोग कंपेयर कर सकते हैं? श्योर? गुड। चलिए नेक्स्ट हम देखें, तो हम यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, तुम्हारे पास अगर एलिमेंट सेम है तो कैटायंस के केस में फॉर सेम एलिमेंट, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना, अगर सेम एलिमेंट है, जैसे कि Fe+2 Fe+3 के लिए हमने देखा, तो अगर एलिमेंट सेम है तब अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करोगे तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तुम्हारे पास, उतनी ज्यादा क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही मैं अगर तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एनायन बताऊं, एनायन के लिए सेम एलिमेंट अगर उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो तुम्हारे पास वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? तुम्हारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। बराबर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सबने? सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने एक और, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत धीरे लिख रहे हो भैया तुम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं उसको थोड़ा देख लें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 moles of 5 moles of sodium atom, moles of sodium atom to form gaseous sodium ion। और मैंने आपको दिया है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज गिवन एज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सॉल्व करिए। आपको आंसर निकालना है किलो जूल में।
अब ये बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो जूल में किसके बराबर होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे पास वो जो है किसके बराबर होता है? 23.03 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर अगर जूल्स में लिखोगे तो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 96.3 किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर बोलोगे तो जूल्स में और कैलोरीज में। एटॉमिक के अंदर पढ़ा है आपने? बताइए, कैलकुलेट करिए जल्दी से। अरे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? देखो कि मैं करता हूं, मैं करूं? ओके। सृष्टि का आंसर है 280.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा मेरे को ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? जूल्स में चाहिए, मेरे को जूल्स में चाहिए बेटा। And by the way, this answer is very wrong answer. फाइव इंटू एन ए इंटू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना सही है, लेकिन मेरे को जूल्स में बताओ। 153 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स रॉन्ग। देखिए, मैंने अभी आपको क्या लिखाया कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना होता है? 96.3 किलो जूल पर मोल। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम Na आपको कितनी गिवन है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 1 मोल सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? क्या किससे करो? 96.3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 96.3 किलो जूल पर मोल, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो। दिस वुड बी इक्वल टू 491.13 किलो जूल पर मोल। ये आयनाइजेशन एनर्जी आएगी सोडियम की। बिल्कुल सही है, गुड गुड समृद्धि।
तो ये तुम्हारे पास किलो जूल पर मोल आया एक मोल का। हमको कितने मोल सोडियम चाहिए? 5 मोल। तो 5 मोल सोडियम को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 मोल्स Na के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 491.13 ये लो किलो जूल पर मोल। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 2455.65 किलो जूल बराबर है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगा। टफ था क्या? बिल्कुल से बेसिक कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन था। अरे भैया मैंने आपको क्या बताया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 23.03 किलो कैलोरी पर मोल या 96.3 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। अब सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना दिया है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एक मोल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल Na उसका कितना होगा? 5.1 इंटू तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे मैं पर एटम की जगह क्या लिख दूं? 96.3 किलो जूल पर मोल। तो ये लो उससे मैं उसकी जगह पे मैंने वो रख दिया। तो एक मोल Na के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का कितना रिक्वायरमेंट होगा? 491.13 किलो जूल पर मोल। मेरे को कितना चाहिए? 5 मोल्स के लिए। तो 5 मोल Na के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो कि अगर 1 मोल के लिए इतना एनर्जी चाहिए तो 5 मोल के लिए कितना एनर्जी चाहिएगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल 491.13 किलो जूल नहीं, पर मोल होगा ना, पर एटम। तो पर एटम कैसे है भैया? जब मैं 1 मोल के लिए निकाल रहा हूं तो ये मोल है ना, पर मोल। ये 1 मोल के लिए इतना एनर्जी है तो मैं पर मोल ही लिखूंगा ना उसको, एटम कैसे लिख दूंगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 आपको दिया है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज 400 किलो जूल पर मोल। IE2 आपके पास दिया है किसी एलिमेंट के लिए 750 किलो जूल पर मोल। किसी एलिमेंट के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी 3 दिया हुआ है 1600 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दी है और आपको पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर कभी ये भी पूछ सकता है कि इस एलिमेंट का ग्रुप भी बताओ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिया है तो उसकी जगह पे मैं जब 96.3 रखूंगा तो अपने आप यूनिट की जगह पे रखो ना, यूनिट डायमेंशन पड़ा है ना, वैसे ही वही लगाओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह 96.3 किलो जूल, तो यूनिट के हिसाब से तो वही आएगा ना, पर मोल। करिए इस क्वेश्चन को। कोई एलिमेंट है आपके पास, मान लो मैंने वो एलिमेंट आपको ऐसे ही रेंडमली दे दिया। कोई एलिमेंट है ए आपका कोई एलिमेंट है
ठीक है, उस एलिमेंट के लिए आपको 3 आयनाइजेशन एनर्जी दी है, IE1, IE2 और IE3। पहला आयनाइजेशन एनर्जी है 400 किलो जूल पर मोल, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए 750 किलो जूल पर मोल, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 1600 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी को? मैं आपको बता चुका हूं, कंसेप्ट इसका बता चुका हूं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन इस हिसाब से बनेंगे। ओके, आप बोल रहे हो मोल को ईजी में कन्वर्ट करेंगे। हाउ 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 इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मोल का क्या रिलेशन है? मोल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं समझ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कि कैसे सॉल्व करें। और जब हम बताएंगे तो आप लोग बोलोगे कि आप सर आपने ये बताया है। सोचो। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का आज ही के दिन फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन बताया है। अरे बच्चों बोलो। अरे नहीं मार रहा मैं तुम लोग को, डांट थोड़ी रहा हूँ। हाँ अच्छा, उस वक्त मैंने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जब कंपैरिजन करवाया तो लिथियम सबसे आगे क्यों आया, उसका रीजन क्या था? फर्स्ट सेल, पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा था? पहले इलेक्ट्रॉन किससे? देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया लिथियम से, देखो लिथियम जो था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये निकल गया, आपकी वैलेंस सेल चेंज हो गई। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन निकालने गया तो वैलेंस सेल चेंज हो गई, वैलेंस सेल चेंज हो गई, अब अंदर की सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखने को मिला था? एक सडन जंप देखने को मिला था, मिला था कि नहीं? बोलो, आपने भी लिखा था ये। हाँ, और मैंने जब आपसे पूछा कि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे लार्जेस्ट जंप किसके अंदर देखने को मिलेगा, आप लोगों ने बोला कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। बोला था क्या? अरे बोलो, हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था, मुझे याद है। ठीक है,
हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे ही तो बस इतना ही कैलकुलेट करना है कि आपको कोई एलिमेंट है, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी पहला दिया है 400 किलो जूल पर मोल, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी 750, ठीक, 400 से 750 इंक्रीज हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, 750 से लगभग लगभग क्या हो गया, डबल हो गया। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको लगभग खतरनाक जंप देखने को मिला, डबल के लगभग जंप देखने को मिला। मिला क्या अचानक से? फर्स्ट और सेकंड के अंदर इतना ज्यादा जंप नहीं है, 300 350 किलो जूल पर मोल का जंप है, लेकिन सेकंड और थर्ड में अचानक से जंप देखने को मिला। ऐसा जंप क्यों मिला होगा? जब वैलेंस सेल में जब चेंजेस आता है, जब तुम्हारे पास वैलेंस सेल चेंज होती है, तब आपको ऐसे सडन जो है जंप देखने को मिलता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल, दुगुना तिगुना जो जंप देखने को मिलता है वो कब मिलता है? जब आपकी वैलेंस सेल चेंज होती है। मतलब यहां पर हमारे पास 750 से डबल से ज्यादा इंक्रीज हो गया, 1600 हो गया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इस एलिमेंट में आपका क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद क्या चेंज हो गया? वैलेंस सेल चेंज हो गया। अगर वैलेंस सेल चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद, तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। आंसर आ गया। बस इतना ही था क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन था क्या? एक्सप्लेन अगेन। एल्केलाइन अर्थ मेटल है, बिल्कुल सही है तारू। देखो फिर से बोल रहा हूं कि देखो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको, हाँ फिर से सुनो ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको अभी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको कितने का गैप देखने को मिला? कितने का गैप देखने को मिला? लगभग 350 का, ठीक है। फिर आपने देखा कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको कितने का गैप देखने को मिला? लगभग आपको मैं बोल सकता हूं 850 का, ठीक। तो तुम्हारे पास शुरुआत में फर्स्ट और सेकंड, और ये तो हम जानते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होती है। मतलब IE2 का वैल्यू 400 से तो बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होगा, बड़ा है, ओके। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। डिफरेंस ज्यादा है क्या? नहीं है। लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या है? अचानक से बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। अचानक से क्या देखने को मिला? बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ, देखने को मिला। कितने का? 850। ऐसा क्यों हुआ होगा? अचानक से जो तुम्हारे पास डिफरेंस जो इंक्रीज हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कि जब तुम्हारा एलिमेंट के वैलेंस सेल चेंज हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकलने के बाद अब तीसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालने गए, तो वह वैलेंस सेल क्या हो गया? बदल गया, चेंज हो गया। और वैलेंस सेल मतलब अंदर की अब एक और सेल जो है N-1, जो पेनल्टीमेट सेल है आपके पास, अब वो क्या बन गई? आपकी वैलेंस सेल बन गई। तो अब तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप देखने को मिला, समझे? तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने गए तो N-1 के अंदर से निकालने के लिए गए, वैलेंस सेल चेंज हो गया। तो पहले तुम्हारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां से निकले? पहली जो तुम्हारे पास आउटर मोस्ट सेल थी उसके अंदर से। तो मतलब उस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अरे बोलो मेरे भैया, समझा क्या? टफ क्वेश्चन था।
देखो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1% कैलकुलेशन नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो ये लिख लो, ध्यान में नहीं रहेगा। तो क्या हो रहा है ये? सडन जंप देखने को, क्या हो गया अचानक से ये? कौन किया है? अरे हैक कर दिया कोई, बदमाशो, ISIS, कौन आया है ISIS? बड़े बदमाश लोग हो। अरे रुको, मैं एग्जिट करके आता हूँ, इसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? हाँ अब सही है। हो जाता है कभी कभी, देखो टेक्नोलॉजी है, कभी कभी प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है, सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम ऐसे आता ही रहता है। तो ये चीज समझा कि नहीं सबको? रीजन क्या है इसका? तुम्हारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे निकाले, तो लिखिए इसको। कौन ये हैकर कौन था, हमको ये बता दो अभी। तो यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। कैसे पता चला? एज देयर इज
सडन जंप इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखने को मिला हमको? अचानक से एक सडन जंप देखने को मिला, बराबर है, which indicates which is due to what? Due to change of valence cell, which is due to change of valence cell, वैलेंस सेल के चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो एक्सप्लेनेशन लिख लो इस क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन यही था आपके पास। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का मैं एक और आपको एक्सटेंडेड पार्ट देता हूं इसी क्वेश्चन का, और क्या पूछ सकता है। जैसे लिख लिया सबने? आदित्य, साइबर पुलिस को फोन, बेटा बिल्कुल मैंने लगा दिया, चाइना से लगता है साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ था चाइना से, पीछे पड़ गया ना वो। यहाँ पे बच्चे पढ़ कैसे रहे? बच्चों को पढ़ना नहीं देना है ऐसा। कार्तिक, तुमने हैक किया ये सब काम नहीं करना है। कार्तिक क्या बोल रहा है? यस, तुमने हैक किया है। मोबाइल भी बताइए तुम। यस, तुमको शर्म नहीं आती शरीफ आदमी के ऊपर सीधे साधे बच्चे पे इल्जाम लगाते हुए? अरे ऐसे मत बोलो। देखिए, अब जैसे मैंने आपसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया, मतलब ए से ए प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगा मतलब डेल्टा एच, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके बराबर है? IE1। ठीक है, वो कितना था? 400 किलो जूल पर मोल। ठीक, इसी क्वेश्चन को मैं और मॉडिफाई करके कैसे दे सकता हूं? देखो कि A प्लस से अब मैंने इसको बनाया A+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तुम्हारे पास जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर है इस रिएक्शन के लिए? IE2। और उसका वैल्यू कितना दिया था मैंने? 750 किलो जूल पर मोल। मैं उसको ऐसे भी लिख करके दे सकता हूं। देन A+2 से A+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इस वक्त डेल्टा एच कितना है? IE3 के बराबर, और ये वैल्यू कितनी दी है? 1600 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब जैसे देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि A प्लस से A+3 गैसियस बनाने के लिए, A प्लस गैसियस से A+3 गैसियस +2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लगेगा? आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैंने लिखा है A प्लस से A+3। अथर्व अच्छे से देखो, मैंने A से A+3 नहीं पूछा है।
गुड। बाकी लोग सोचो, a प्लस से a+3 कैसे बनेगा भैया? उसका एक स्टेप होगा, पहले a प्लस से आपका क्या बनेगा, a+2 बनेगा, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर a+2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपका a+3 बन जाएगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, 750। बाद में एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, 1600। मतलब अगर ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है, तो यहां पर जो डेल्टा H है वो किसके बराबर होगा, IE2 प्लस IE3, that is 750 plus 1600, that is 2350 किलोजूल पर मोल। समझे क्या? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, टफ क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से नोट करिए। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने, आपको बस ये सोचना है कि भैया a प्लस से a+3 मतलब कैसे बनेगा। a प्लस से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो a+2 बन गया, फिर a+2 से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो a+3 बन गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो a+2 और +2 तो आपस में एक प्रोडक्ट साइड में एक रिएक्टेंट साइड में कैंसिल हो जाएगा और ये वाली रिएक्शन बचेगी लास्ट में। तो तुम्हारे पास डेल्टा H को भी ऐड कर दो। पहले वाले स्टेप में कितना खर्चा लगा, 750 का, दूसरे वाले में कितना, 1650 का, टोटल ऐड कर दिया 2350 का, टोटल किलोजूल आपका इतना एनर्जी लगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक और मैं अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। नो साउंड, आवाज नहीं आ रही आपको? बेटा आपने कान का चेकअप करवाइए। ओके, लास्ट स्लाइड, जल्दी लिखिए जल्दी। डन। ओके, चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन है अच्छा सा, देखिए द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन इंथैल्पीज, चलो मैं लिख के देता हूं, आयनाइजेशन इंथैल्पीज, आयनाइजेशन इंथैल्पीज of four atoms with atomic number n, n+1, n+2 and n+3 where अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, where n is less than 10
are given what is वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। चलिए, जैसे आपको डेटा दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर लिख कर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल दूं या आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल दूं, उसका डेटा दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का डेटा दिया है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3 का डेटा दिया है। आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर n है उसके लिए तीनों आयनाइजेशन एनर्जीज दी है 1681, आपके पास 3374, आपके पास दिया है 6050, देन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है n+1। देखते हैं जो सॉल्व करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। 2081, 3952, ये सब किलो जूल में है। 6122, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर n+2 है उसके लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जीज दी हैं 496, 4562 एंड 6910। एंड एलिमेंट जो चौथा एलिमेंट है तुम्हारे पास, उसका एटॉमिक नंबर है आपके पास n+3 और उसके लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यू दी हैं 738, 1451, 7733। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। चलिए, ये आपका 27 तारीख दैट इज पिछले संडे को जो जेई एडवांस का एग्जाम हुआ था, जेई एडवांस 2020, उसका क्वेश्चन है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2020 का। देखते हैं कितने लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ionization enthalpies of 4 atoms with atomic number n, n+1, with atomic number n, n+1, n+2 और n+3। ठीक, तुम्हारे पास गिवन है जिसमें n का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि 10 से छोटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू निकालना है और आपके पास टेबल की फॉर्म में एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर n है उसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दी है। n+1 जिसका एटॉमिक नंबर है उसकी भी तीनों आयनाइजेशन एनर्जी दी है। n+2 उसके लिए भी 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिया है और n+3 के लिए भी 3 आयनाइजेशन एनर्जी दी है। ओके, अथर्व हनुमत इनामदार
गलत है बेटा, सोच समझ के बोलो, सोल्व करो सोल्व। देखो ऐसा क्वेश्चन, ये इसी पिछले हफ्ते ही एडवांस के पेपर में आया है। आईआईटी जेई एडवांस का जो पेपर हुआ है लास्ट वीक, उसी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम टू सेम डेटा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट वही, अब दिमाग लगाना है, इसलिए तो एडवांस को एडवांस बोला जाता है। n+1 इनर्ट है, सही बात है। n का वैल्यू उसने, यस ने लिखा है 5 या 4, कैसे भैया, गलत है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोच समझ के सॉल्व करो। सॉल्व करिए। डेटा सारा दिया हुआ है, डेटा जो दिया है उसको एनालाइज करना है। 18 सस्ते, योर आंसर इज n का वैल्यू 2, गलत है। आपको मैं हिंट दूं कि भैया n का वैल्यू 3 से तो नीचे हो ही नहीं सकता, मिनिमम तो n का वैल्यू 3 हो सकता है और मैक्सिमम 9 हो सकता है, क्योंकि 10 के ऊपर इक्विलिटी का साइन नहीं है। अब बोलोगे सर 1 और 2 क्यों नहीं हो सकते? बेटा n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और यहां पर 3 आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, इसका मतलब उस एलिमेंट में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तब तो वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहे हैं तो पक्का n का वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकता। अथर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9। गुड। अब ये भी बता दो कैसे सॉल्व किया। हाँ, दिमाग लगाइए थोड़ा, कैसे सॉल्व किया। अथर्व, दोनों अथर्व, कोई एक बताओ कैसे सॉल्व किया आपने, क्या सोचा। आपने क्या सोचा? n+3 एल्केलाइन है, ओके। n+2 एल्कली है, ओके। तुमको कैसे पता चला?
अरे ठीक है, वो तो ठीक है, ऑफ कोर्स। अब अगर एक एल्कलाइन तो एक पीछे जाओगे तो वो होगा ही। तुमको ये कैसे पता चला, कैसे फील हुआ कि भैया हाँ ये ऐसा है? बिल्कुल अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ कैसे। सर N+1 में सबसे ज्यादा मतलब बढ़ रही है आयनाइजेशन एनर्जी 1। हम्म। तो फिर वो इनर्ट होगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो फिर N+2 और N+3 अल्केली और अल्कलाइन होगा। और फिर बाद में मैंने N+2 ज्यादा, तो आपने बताया कि 3 से ज्यादा ही होगा। तो पीरियोडिक टेबल में देखा तो सेकंड पीरियड में वैसा हो रहा है ना, सेकंड और थर्ड में। पीरियड में आपने कैसे देखा, कहाँ वैल्यू देखी क्या? हाँ, नियॉन, पोटेशियम, सॉरी सॉरी, नियॉन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। कहाँ पे देखी वैल्यू? बुक में। बुक में? अरे ऐसे थोड़ी चलता है, बुक सर एग्जाम में बुक, पीरियड एग्जाम सर में बुक पीरियोडिक लेके टेबल देखा है सिर्फ, पीरियोडिक टेबल देखा है सिर्फ। नहीं, एग्जाम में बुक लेके थोड़ी बैठोगे। सर बस पीरियोडिक टेबल देखा है मैंने। नहीं नहीं, तब भी नहीं देखना था ना। सर उसमें वो नहीं दिया कि मतलब N+1 का उतना ही है और N+2 का उतना ही है, वो नहीं था उसमें। सिर्फ मतलब पीरियोडिक टेबल को एक बार देखा है, उसमें लिखा नहीं था किसकी कितनी है। अच्छा। हीलियम की किस में देखा तो हाइड्रोजन हीलियम वो नहीं है, तो दूसरा ही देखा, वो नियॉन और वो। और एन की वैल्यू 10 से कम है, मतलब सेकंड ही पीरियड आएगा ना। अच्छा, चलिए देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको कैसे सोचना था। क्वेश्चन में क्या लिखा है, n का वैल्यू लेस देन 10, मतलब अगर n का वैल्यू 1 से 9 के बीच में ही होगा, क्योंकि n एटॉमिक नंबर है। ठीक है, n क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर है तो n का वैल्यू 1 से 9 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं? n का वैल्यू 1 से 9 के बीच में आएगा। n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 1, n+1 दूसरा वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, तीसरे का हो जाएगा 3, और चौथे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 4। अगर n का वैल्यू मैक्सिमम हुआ 9, तो आपके पास एटॉमिक नंबर फर्स्ट एलिमेंट का होगा 9, दूसरे एलिमेंट का होगा 10, तीसरे एलिमेंट का होगा 11, और चौथे एलिमेंट का होगा 12। ये समझ में आएगा? n की वैल्यू दो ही पॉसिबल है, सॉरी, अगर या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। ये समझ में आया क्या? ये एटॉमिक नंबर आपके हो सकते हैं, बोलो। बोलिए भैया। n की वैल्यू 1 से 9 के बीच में है, तो n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो जो चारों एलिमेंट है उनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4। अगर n का वैल्यू 9 हुआ, n का वैल्यू अगर 9 हुआ, तो आपके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर क्या क्या होंगे? 9 10 11 12, राइट? बोलो। चलिए अब देखो ध्यान से, मैं अगर इस आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, तो n+2 वाले केस में देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में खतरनाक जंप देखने को मिला। सबको दिखाई दे रहा है? लगभग 500 किलो जूल से 4500 खतरनाक जंप देखने को मिला। मिला क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गया यहां पर, तो क्या देखने को मिला? एक बड़ा जंप देखने को मिला। ऐसे ही मैं अगर n+3 वाले एलिमेंट की डेटा को ध्यान से देखूं, तो उसके लिए क्या हुआ कि सेकंड और थर्ड के बीच में खतरनाक जंप देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि n+2 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वैलेंस सेल क्या हो गई? चेंज हो गई। वैलेंस सेल क्या हो गई? चेंज हो गई। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स निकालते ही वैलेंस सेल चेंज हो गई, क्योंकि खतरनाक जंप देखने को मिला, राइट? अब एक
तुम्हारे पास, हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही सेकंड पीरियड होगा, मैंने पीरियड का नाम ही नहीं लिया है बेटा अभी तक, मैंने पीरियड का नाम कहां लिया? कार्तिक, मैंने पीरियड का नाम ही नहीं लिया अभी तक। पीरियड का कहीं पे रोल ही नहीं है कि कौन से पीरियड का है कौन सा नहीं है। पहले अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले उसको समझो, अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो यहां पर फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में खतरनाक जंप मिला, यहां पर सेकंड और थर्ड में। इसका मतलब इस एलिमेंट के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है? आपके पास अप टू एटॉमिक नंबर, तुम्हारे पास देखो यहां 12 मैक्सिमम एटॉमिक नंबर तक में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है? तुम्हारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में तुम्हारे पास एक एटॉमिक तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारे पास। उनमें कौन कौन से? लिथियम और सोडियम। कौन कौन से? या तो लिथियम या फिर सोडियम हो सकता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आएगा। अब अगर लिथियम है तो अगर N+2 को मतलब N+2 लिथियम का एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तो N+2 को किसके बराबर करोगे? क्या लगा 3 के। तो N का वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर N का वैल्यू 1 है तो यहां पर इसमें देखो, यहां पे अगर 1 हुआ, N का वैल्यू 1 मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए हम 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करते। हाइड्रोजन के लिए हम 3 आयनाइजेशन, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब लिथियम की पॉसिबिलिटी खत्म। तो अब बचा सोडियम। सोडियम के लिए तुम्हारे पास उसका एटॉमिक नंबर 11, और वो किसके बराबर होना चाहिए? N+2। तो 11 इक्वल्स टू किसके बराबर? N+2। तो यहां से N का वैल्यू कितना आ गया? 9, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, कैलकुलेशन नहीं था, केवल दिमाग चलाना था। गॉट इट और नॉट? अच्छे से सोचो। मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसके ऊपर अच्छे से सोचो। सर बीच के क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि बाकी में हमको आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। यहां पर हमको बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला। देखो 496 से 4500, 1451 से 7000, मतलब यहां पे 7 गुना, यहां पर 10 गुना, इतना चेंजेस देखने को मिला। इसलिए और भी अगर देखना है तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही काफी ज्यादा है N+1 की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा, इसका मतलब क्या है? ये पक्का नोबल गैस रहा होगा। और N+1, अगर N का वैल्यू 9 है तो N+1 मतलब 10, पक्का किसका होता है? नियोन। देखो एक नोबल गैस ही है। N की वैल्यू, हाँ, तो N इक्वल टू 9 तुम्हारे पास करेक्ट आंसर है। N इक्वल्स टू 9 इज योर करेक्ट आंसर। सोचिए खुद से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही है, N का वैल्यू 9 सही है, लेकिन तुमने बुक की हेल्प ली, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता था कि सब लोग अपना दिमाग लगाएं। कोई बात नहीं अगर सोल्व नहीं हो रहा था। नहीं, पीरियोडिक टेबल देखा वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं देखना था। कोशिश करना था, देखना ही नहीं। क्योंकि आप घर पे बैठे हो, अभी देख लेते हो कोई बात नहीं। हम जब एग्जाम में जाते हैं तो यही फर्क पड़ता है
कि हम ऐसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास कॉपी होती है, जब हम एग्जाम में बैठे होंगे हमारे पास कॉपी किताब कुछ नहीं रहेगा, तो उस वक्त हमारा केवल माइंड हमारे साथ रहेगा। तो माइंड से कैसे हमको उससे काम लेना है, उस चीज पे हमारा घर पे भी प्रैक्टिस वैसे ही होनी चाहिए, तभी हम लोग कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर हम बार बार कॉपी खोल खोल के अगर चेक करेंगे तो उससे हम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटकेंगे। तो एक बार चेक कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है, नो नीड टू से सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिनका हो गए, जिनको समझ में आया वो लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं आपको। यहां पर मैंने देखा कि सेकंड, यहां पर n+2 एटम के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में खतरनाक जंप देखने को मिला। इसका मतलब तुम्हारे पास इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसको निकालते ही वैलेंस सेल चेंज हो गई। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होता है, आपके तुम्हारे एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में। अब n का वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है n का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, तो n का वैल्यू एक मिनिमम लेके चलता हूं n = 1 और एक मैक्सिमम ले लूं n का वैल्यू 9। तो उस वक्त चारों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 9 10 11 12। अब तुम्हारे मतलब 1 से 12 के बीच में अब तुम्हारे ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम एंड सोडियम। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, n+2 एटॉमिक नंबर वाला क्या होना चाहिए, एल्कली मेटल होना चाहिए। तो या तो लिथियम के बराबर या सोडियम के बराबर। तो अगर लिथियम के बराबर हुआ तो 3 को n+2 के बराबर कंपेयर करोगे तो यहां से n का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन इसको क्रॉस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो यहां पे मैंने फर्स्ट डेटा में देखा, अगर n का वैल्यू 1 हुआ मतलब वो तुम्हारे पास हाइड्रोजन और उसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर हम 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करेंगे, केवल उसमें हम एक आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये समझ में आना जरूरी है। फिर मैंने देखा n का वैल्यू 9, सॉरी जब n+2 का वैल्यू 11 के बराबर किया, 11 के बराबर किया तब मेरे पास n का वैल्यू क्या आया, 9। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आया। ओके गॉट इट। बेटा दो ही पॉसिबल है ना, या तो लिथियम या सोडियम। अब लिथियम नहीं हो सकता, फिर सोडियम का ही एटॉमिक नंबर होना पड़ेगा। मैंने ये तो पहचाना है ना कि लिथियम और सोडियम यही दो पॉसिबिलिटी हैं, तो अगर एक नहीं है तो फिर पक्का दूसरा ही है। बिल्कुल डेटा देख करके बता सकते हैं, और ये डेटा तो आपको याद नहीं रखने, डेटा या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके ओके चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई। ओके गुड नाइट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, ठीक है।